नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के शुरू होते ही टीका लगवाने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के साथ साथ 45 वर्ष से अधिक आयु के कोमारबीड से प्रभावित लोगों की संख्या देखने को मिली है। इस टीकाकरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय नेताओं और जनप्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया। टीकाकरण के तीसरे चरण में प्रथम और द्वितीय चरण में छूटे हुए स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को भी टीका लगाया जा रहा है। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो पहले से शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर किया जा रहा है। तो वही 60 वर्ष से अधिक आयु से अधिक के लोगों को भी टीका लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह भी टीका लगवाने केंद्र पहुंचे। तो वही नगर पंचायत महाराजगंज की प्रथम महिला व चेयरपर्सन रेणु देवी नगरवासियों को टीकाकरण में भाग लेने के लिए प्रेरित करने केंद्र पर पहुंची। बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे का काम अंतिम पायदान पर है। 1-2 महीने में ही आजमगढ़ के लोगों के लिए दो खुशी एक साथ मिलने वाली है। एक हवाई यात्रा की तो वही दूसरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसके लिए प्रशासनिक मशीनरी ने डेरा डाल दिया है और रात दिन काम कर रही है, क्योंकि सरकार की ये दोनों योजनाएं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसमें आजमगढ़ के लाखों लोगों को सीधे व परोक्ष रूप से फायदा होने जा रहा है। रोजगार के साथ ही उद्योग के भी विकास की आस लोगों में जगेगी और इसका फायदा जनपद सहित अगल बगल के कई जनपदों को मिलेगा और देश विदेश की यात्रा के लिए आजमगढ़ सुगम हो जाएगा। बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तहत विकसित हो रही मंदुरी एयरपोर्ट से जल्द ही विमान उड़ान भरने लगेंगे। बुधवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने रनवे और हवाई अड्डे की सुविधाओं का सर्वे करने पहुंची। यह काम 5 मार्च तक चलेगा। शासन ने 15 अप्रैल से उड़ान शुरू करने के लिए लक्ष्य रखा है, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं होना इसमें सबसे बड़ी बाधा है। टर्मिनल भवन और इन अन्य इमारतों में आवश्यक उपकरणों को लगाया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित मंदुरी एयरपोर्ट के सिविल वर्क को पूरा किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण निगम की ओर से लगभग 20 करोड़ की लागत से यहाँ पर टर्मिनल, रनवे, टैक्सीवे, एटीसी टावर, फायर स्टेशन आदि के कार्य कराए गए हैं। बाउंड्री और रनवे के विस्तार का कार्य भी पूर्ण है। रनवे अब 1500 से अधिक लंबाई का हो चुका है। उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के लिए महानिदेशक के यहाँ लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया गया है। अभी ये प्रक्रियाधीन है। पिछले दिनों लाइसेंसिंग को लेकर एयरपोर्ट क्षेत्र में कलर कोडिंग मैप जारी किया गया था। इसके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में होने वाले निर्माण की ऊंचाई को निर्धारित किया गया था ताकि लाइसेंस की प्रक्रिया में कोई अवरोध न हो। आजमगढ़ के किशुनदासपुर निवासी रामपति प्रसाद चौरसिया ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि रामपति प्रसाद चौरसिया सरकारी विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इनके यहाँ गोरखपुर निवासी अमित आया और उनके घर वालों का इंश्योरेंस कराने के नाम पर 10 लाख रुपए लेकर गया और बोला कि मैं आपके घर वालों का इंश्योरेंस करा दूंगा। इस पर रामपति प्रसाद चौरसिया ने इंश्योरेंस कराने के लिए अपनी बेटियों सहित दामाद तथा अपने जूनियर का इंश्योरेंस कराने के लिए पैसे दे दिया। उसके बाद उसने दोबारा इनसे फ़ोन करके बोला कि आपके पैसे डबल हो गए हैं, आप कुछ पैसे मेरे खाते में डाल दीजिए। उनकी बातों में आकर रामपति चौरसिया ने खाते में पैसे डाल दिया और धीरे धीरे अलग अलग खातों में भेजकर उसने 43 लाख रुपए मांग लिया। इसके बाद उनकी आँख खुली और उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि पुलिस ने विवेचना सही से नहीं की है, जिससे अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि पुलिस सही से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करे। क्या कुछ कहा रामपति प्रसाद चौरसिया, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामपति प्रसाद चौरसिया। कहाँ के रहने वाले? किशुनदासपुर। क्या मामला है जो आज आप आए हैं इसके साथ? कि मेरे साथ जो है धोखाधड़ी किया गया है और टावर लगाने के नाम पर पॉलिसी मतलब बीमा करने के नाम पे मुझसे पैसा मंगाया गया। उसके बाद पर्सनल अकाउंट में मतलब फंसा करके जो है पैसा मंगाया गया है। मेरा 46,33,551 रुपया जो है लोगों ने मतलब जो है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं शादी विवाह के लिए रखा था। मैं 42 साल बिजली विभाग में नौकरी कर चुका हूं। मेरा उज्जवल मतलब जो है कहीं मेरे जीवन में कहीं दाग नहीं लगा और मेरे साथ इस तरह की घटना कर दी कि मैं विश्वास में पड़ करके मार खा गया। मेरे साथ तो लोगों ने भी धोखाधड़ी किया होगा। किसी को जानते हैं आप? एक आदमी आया था जो बच्चों को डॉक्यूमेंट्स लेकर के मतलब गोरखपुर से आया था। जिस दिन अखिलेश यादव
कमरिया घाट पे जो है शिलान्यास कर रहे थे पुल का। उसी गोरखपुर से आया और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ले गया और उस कंपनी का नाम है एगोन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके ब्रांच लखनऊ में है। दरोगा जी मेरे साथ वहाँ गए थे, वहाँ भी धोखाधड़ी हुई है। और अमित नाम का वो लड़का है जो कोड लगा हुआ है इसमें पॉलिसी में, अगर वो पकड़ा जाएगा तो मास्टरमाइंड स्वयं ही पकड़ा जाएगा। कैसे आप उसको जानते हो? वो मेरे यहाँ आया हुआ था बांड है अमित, अपना नाम अमित बताया। और मेरे पास ये जो है एगोन रेलिगेयर, हाँ, क्या बता के ले गया पैसा? ये बच्चों का मतलब जो है, बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट्स लेगा कि मतलब बीमा करेंगे, और वो कहा कि मतलब आप टावर लगवा देंगे और बच्चों के नाम से। तो हमने पूछा कि हमको, तो उसने कहा कि 2.5 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेगा। तो मेरे दो बच्चों के नाम, मैं अपने नाम से, अपने दामाद के नाम से, और एक मेरे मित्र गाजीपुर के मेरे विभाग में रह चुके हैं, जूनियर इंजीनियर थे, उनका 5 मतलब जो है हमने मतलब 2.5-10 लाख रुपया उसको दिया। फिर उसके बाद जो है इसका बांड आया तो हमको विश्वास पड़ गया। अब उसके बाद जो है पर्सनल अकाउंट में जो है पैसा मुझसे मंगवा, जब मुझको फंसा लिया तो उसके बाद पर्सनल अकाउंट में, नहीं तो आपका सारा पैसा लैप्स हो जाएगा, भेजिए 24 घंटे के अंदर नहीं भेजेंगे तो आपका सारा पैसा लैप्स हो जाएगा। यही मेरे साथ घटना हुई। मैं बार बार कंधारापुर थाने में गया FIR करने के लिए। उस समय जो थाना प्रभारी थे अखिलेश कुमार, उन्होंने 3 महीने मुझको दौड़ाया और FIR मेरी नोट नहीं किया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मतलब जो है CO साहब से पूछ लेते हैं, SP साहब से पूछ लें। फिर उसके बाद मैं आया कोतवाली में भी मैंने एप्लीकेशन दिया और उसके बाद वो लोग मतलब जो है FIR नोट नहीं कर। फिर मैं DIG साहब के पास गया, वहाँ से DIG साहब के थ्रू SP साहब ने जब यहाँ वो बताया है तो उसके बाद मेरी जो है FIR, वो भी जबकि मैंने पूरा डिटेल दिया था जिनके खातों में पैसा गया हुआ है, तो अज्ञात में मतलब NCR लिख दिया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरा पैसा मुझे मिल जाए। और मेरे साथ जैसे पता नहीं कितने लोग मतलब जो उसी समय वो कोतवाल साहब कर रहे थे, सीनियर इंस्पेक्टर, वो भी 3 लाख रुपया इसी तरह दे के फंसा हुआ है। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे। आज SP साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? आज तो SP साहब ने, मैं 10 तारीख को मिला था, उन्होंने क्राइम ब्रांच को मार किया। यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आम बजट में कोविड से बदहाल हुए लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिली। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक हुए विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर सवाल किया। देखिए विधानसभा में विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। स्टेडियम भी बनाने का काम किया। मानवर कोविड-19 के समय 108 को कैसे याद कराएंगे? हम तो उस समय उस तरफ थे। हमने भी कई बार महामहिम राज्यपाल का भाषण पे धन्यवाद दिया था। 108 किसने संचालित किया? चक गगरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर अस्पताल बना है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, एक बहुत बड़ी समस्या है कैंसर की बीमारी का, चक गगरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कैंसर बना अस्पताल बना है, आप उसको चला देते तो उत्तर प्रदेश की जनता पर महती कृपा हो जाती। आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हम जब शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं, ना जाने मुख्यमंत्री जी को कौन बताता है और कौन की क्या राय देता है, हम उसमें नहीं जानते। लेकिन मुख्यमंत्री जी विधान परिषद में बोल रहे थे कि आजमगढ़ के अंदर चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव हो, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, ये विधान परिषद में कही हुई बातें, विधानसभा में कही हुई बातें, ये प्रॉपर्टी हो जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता आपके माध्यम से, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, आजमगढ़ के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। सठियाओं में चीनी मिल रिकॉर्ड समय में 16 महीने में बना करके गन्ना किसानों को समर्पित करने का काम किया। आजमगढ़ के अंदर सठियाओं के अंदर चीनी मिल बनाने का काम आजमगढ़ के अंदर अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ही नहीं मानवा, आजमगढ़ को मंडल मुख्यालय बना करके, आजमगढ़ को मुख्यालय बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ की महत्ता को स्थापित करने का काम किया। इतना ही नहीं मानवा, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के अंदर जो कलेक्ट्री बनी है,
वैसी कलेक्ट्री कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं दिखती है। आजमगढ़ के अंदर एक ऐसा कलेक्ट्री भवन बनाया गया है कि जो भी जिलाधिकारी आता है वो आकर अपनी नजरों से देखता है। आपको मैं आज दावत देता हूं कि आइए आप देख जाए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री हमारे मंडल के हैं, मैं उन्हें से अनुरोध करता हूं आवे और देखें कि उस तरह की कलेक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाए तो अपने आप उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई देने लगता है। आचार्य नरेंद्र देव मानवर लोग 14 मिनट मिले, मैं 5 मिनट नहीं बोल पाया हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं 2 मिनट का समय। आप इतना ही नहीं, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कैंपस आजमगढ़ के अंदर बनाने का काम हुआ और जिस हवाई पट्टी पर आपके प्रधानमंत्री जी उतरे थे वो हवाई पट्टी बनाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ही नहीं मानवर, हम तो आपसे कहना चाहते हैं, हम उस छोटी बातों को 200 बेड का हॉस्पिटल, राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने गांव के अंदर बनवाया है अपने विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में, जहां पर पूरे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हुए संत आसाराम बापू के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने संतों की परंपरा को आगे ले जाने का काम किया हो और अपराधियों और देशद्रोहियों के खिलाफ बार बार आवाज उठाई हो और संत व हिंदुत्व की नई परिभाषा के साथ ही महापुरुषों के सत्य वचनों से देश को नई दिशा देने का काम किया हो, वो आज जेल में बंद है और उनकी उम्र लगभग 85 साल है और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। नाम है आसाराम बापू, जिन्हें इलाज हेतु बेल नहीं मिल पा रहा है, जबकि आतंकवादियों अपराधियों तक को भी ऐसे हालात में बेल मिल जाती है। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए.पी. सिंह ने आसाराम बापू के बारे में क्या कुछ कहा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि संतों के देश में संत परंपरा को बहुत ऊपर ले जाने वाले संत आसाराम बापू जी वर्तमान में जेल में हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनका जेल में इलाज चल रहा है, कई डॉक्टरों की टीम देख रही है, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। इससे बड़ी और विडंबना क्या है। 85 वर्ष के एक संत जिन्होंने सदैव संत परंपरा, ब्रह्मचर्य, मातृ पितृ दिवस, परिवार को लेके, संस्कारों को लेके, शाकाहार को लेके, सतवृत्ति को लेके पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में काम किया, पूरा समर्पण के साथ काम किया, ईसाई मिशनरीज के साथ भी लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम किया बहुत तेजी से। लेकिन इस सब के बावजूद भी 85 वर्ष के इस उम्र में संत आसाराम बापू के लिए क्या कोई ग्राउंड नहीं बेल के लिए? क्या उम्र सीनियर सिटीजन और 85 साल की उम्र एक ग्राउंड नहीं है? क्या मानव अधिकारों का ये हनन नहीं है? क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ना होना, भारत के मूल निवासी होना, स्थायी निवासी होना, ये कोई ग्राउंड नहीं है? क्या पैरोल भी उनके लिए नहीं है? क्या इंटरिम बेल की भी कोई ग्राउंड नहीं है? क्या पैरोल की अवधारणा भी उनके लिए खत्म हो चुकी है? कितने भ्रष्टाचारी लोग हजारों करोड़ों के घोटाले में बेल पर हैं, कितने जघन्य अपराधों में करने वाले लोग बेल पर हैं, इंटरिम बेल पे हैं, पैरोल पे हैं। अभी कोरोना काल में दिल्ली में 3,500 कैदी छोड़े गए, एक साल के लगभग अप्रैल से लेकर अभी मार्च तक वो बाहर हैं, रखे गए अपने आप। जघन्य अपराधों में कई केस, सब कुछ हुआ। लेकिन संत आसाराम बापू जी, ऐसी क्या बात है? मेरा दिल इतना दुखी हो जाता है कई बार इस व्यवस्था को देखकर कि ऐसा कैसे 85 साल का, छोड़ दीजिए आप संत हैं, वो छोड़ दीजिए, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, छोड़ दीजिए आप ईसाई मिशनरी के लिए काम किए। क्या एक कन्विक्टेड को जो 85 साल का बुजुर्ग है उसे आप इलाज के लिए बेल नहीं दे सकते, एंटरिम बेल नहीं दे सकते, अंतरिम राहत नहीं दे सकते, इलाज हो जाए उनका, वो स्वस्थ हो जाए, वो आगे लोगों के लिए काम कर सके? ऐसा कुछ भाव नहीं है। ऐसा क्यों? ये किस लिए, किस बात की ओर इशारा करते हैं, ये किस बात की ओर प्रेरित करते हैं? और संत आसाराम बापू जी की वीडियो, सीडी, कैसेट, फोटो देखे हैं मैंने, उनमें ऐसा कोई देश का राजनेता नहीं है, बड़े से बड़ा राजनेता नहीं है, बड़े से बड़ा, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा राजनेता नहीं है, जिन्होंने संत आसाराम बापू जी के सत्संग में जाकर खुलेआम उनके मंच से आशीर्वाद नहीं लिया और उनको दंडवत नहीं हुए
और उनके साथ और उनके बारे में आज वो सब संपर्क, आज वो सब संबंध, आज वो सब चीजें उन्हें एक इंटरिम रिलीफ नहीं दिला पा रही हैं, उन्हें जेल से राहत नहीं दिला पा रही हैं, उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनके इतने सत्संगी, इतने सेवादार, इतने भगत, इतने अनुयायी, सब कुछ है, लेकिन आज एक 85 साल के भारत के नागरिक तो हैं, वो देशद्रोही तो नहीं है, आतंकवादी। आप आतंकवादियों का इलाज कराते हैं, आतंकवादियों के लिए तिहाड़ जेल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, डीडी हॉस्पिटल, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, राम मनोहर हॉस्पिटल, सब में इलाज होता है। आतंकवादियों का इलाज होगा, लेकिन एक 85 साल के संत का इलाज नहीं होगा, जिस पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर ये केस बनाया गया। इससे बड़ी और विडंबना दुखद क्या होगी, इससे बड़ा अफसोस क्या होगा, इससे बड़ा हमारे सबके लिए दुखद क्या होगा कि ऐसे हालात में भी उनको इंटरिम रिलीफ नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है, होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कहा कि गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि चारागाह पर अतिक्रमण के मामले में सिविल व आपराधिक दोनों कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली व नुकसान की भरपाई करने की व्यवस्था है। लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट की धारा 3(1) व धारा 425 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित करने की आपराधिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और अनिल कुमार की बेंच ने गुजराती देवी इंटर कॉलेज कंधरापुर आजमगढ़ के प्रबंधक देवनाथ यादव की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना था कि कॉलेज के पास चारागाह की खाली जमीन बेकार पड़ी थी। इंटर कॉलेज कंधरापुर आजमगढ़ के प्रबंधक देवनाथ यादव की याचिका पर दिया है। इसका कहना था कि कॉलेज के पास चारागाह की खाली जमीन बेकार पड़ी थी, बच्चों के जनहित में बाउंड्री से घेर लिया गया है, जिसके बेदखली की कार्रवाई राजस्व संहिता के तहत की जा सकती है। इसके लिए लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई रद्द की जाए। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें बंजर जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आपराधिक कार्रवाई न चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व संहिता की सिविल प्रकृति की संक्षिप्त कार्रवाई है, इसमें बेदखली व नुकसान की वसूली भी की जा सकती है, दंड की व्यवस्था नहीं है। लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट में भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 5 साल की कैद व जुर्माने की व्यवस्था दी गई है। दोनों अलग है, लेकिन कार्रवाई एक साथ की जा सकती है। याची ने अतिक्रमण स्वीकार किया है, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप का कोई वैधानिक आधार नहीं है। वर्ष 1954 के दशक में जब लोगों को शिक्षा के लिए दूर दराज पठन पाठन के लिए जाना पड़ता था, तब बच्चा बाबू ने इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह आती हुई विद्यालय की स्थापना की। आजमगढ़ के मेनगर स्थानीय शिक्षा क्षेत्र के ग्राम समाज महाविद्यालय जयस्थली बाबू की खजूरी जयनगर में स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह बच्चा बाबू की 10वीं पुण्यतिथि पर महाविद्यालय परिवार के साथ ही इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा और मंत्रोच्चार के बीच हुआ। सर्वप्रथम स्वर्गीय बच्चा बाबू के अनुज महाविद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर श्याम सुंदर सिंह ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बच्चा बाबू को अपने गीतों के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किया। उपस्थित इस अवसर पर महाविद्यालय से शिक्षक प्राप्त करने के लिए और वर्तमान में टीजीटी में चयनित लोगों में विमलेश कुमार, डॉक्टर रविंद्र यादव, सर्वेश कुमार के साथ ही पूर्व छात्रा रही वर्तमान में एयर होस्टेस खालिदा बानो को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान वीरेंद्र सिंह, संचालन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया।